जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर है जो अभी लगातार हिस्ट्री के क्वेश्चन डाल रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा। और जितना भी क्वेश्चन हिस्ट्री से अभी लगातार जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 1992 से लेकर के 2021 तक जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। जो 30 को क्वेश्चन मैं एनालिसिस कर चुका हूं, जो आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। और ये 31 से मैं स्टार्ट करता हूं, वीडियो स्टार्ट करता हूं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है जो 31 नंबर में है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हम इसको देख सकते हैं, एक तो उच्चारण से भी पता चल सकता है। जैसे लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य जो बना था, जो वैशाली में ही लिच्छवी गणराज्य बनी थी, तो इसीलिए लिच्छवी से बनी है। किसके से? लिच्छवी से। ये 48वीं बीपीएससी, 52वीं बीपीएससी और 2008 में प्रीलिम्स में पूछी हुई क्वेश्चन है। इससे कुछ क्वेश्चन और देखता हूँ जो क्या लिखा हुआ है। वैशाली के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था कौन? वैशाली ने। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सौर प्रमुख थे। बज्जी संघ में भी सौर प्रमुख लिच्छवी थे और बौद्ध काल में सबसे शक्तिशाली गणराज्य बना था। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है हमसे? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी, जो राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी। और मौर्य काल में पाटलिपुत्र आ गई थी। तो इससे भी कुछ पुराना साक्ष्य और देखते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रत्न वंश था। बृहद्रत्न वंश जो था, जो पुराणों के हिसाब से मगध पर पहला बार आक्रमण किया था, राजा बना था। उसके बाद इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र किसने बना था? बृहद्रत्न का पुत्र जरासंध था। कौन था? जरासंध था। ये पुराण के हिसाब से चल रहा हूँ मैं अभी। जिसने राजगिरी, जो गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है, को अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ पे? राजगिरी को गिरिब्रज की राजधानी बनाई थी। राजगिरी जो है, जो अभी राजगीर को नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। किसके? बौद्धों के ग्रंथों के अनुसार प्रतापी शासक अगर कोई था तो बिंदुसार था, बिंबिसार था। ठीक ना? यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासन संभाला था। मगध के शासन संभाला था किसने? तो ये बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। तो मतलब शासन किया था। उसके बाद में अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। तो पाटलिपुत्र राजधानी लाने वाला शासक अगर कोई था तो उदयन था, जो अजातशत्रु का पुत्र था। अगला नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 30 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु किस वंश से थे? तो हर्यक वंश से थे। हर्यक वंश की संस्थापक किसने था? बिंबिसार किया था। उसके बाद में आई थी अजातशत्रु और उसके बाद में आई थी उदयन आई थी। कौन आई थी? उदयन आई थी। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। मगध का शासक अजातशत्रु ने जो 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। 492 से पहले किसका शासक था? तो हर्यक वंश के ही शासक था, लेकिन बिंबिसार कर रहा था। अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठी थी। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने ही किया था। उदयन ने ही अजातशत्रु को हत्या किया था, जो कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भी इसका हत्या कर दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन में है, जो 34 नंबर क्वेश्चन में है,
कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसने की? सैंड्रोकोटस को से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान प्रथम बार या पहचान किसने करवाई थी, ये क्वेश्चन है। तो विलियम जोन्स ने करवाई थी। किसने करवाई थी? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स के बारे में थोड़ा सा नहीं पढ़ता हूँ, क्या इसको तथ्य नहीं कर सकता है? विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस को पहचान मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था। ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था। और मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस को पहचान करवाई थी। ठीक ना। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया था। एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया था, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेखनीय किया था। किसने? सैंड्रोकोटस ने ही इन दोनों को उल्लेखनीय किया था। बिंबिसार, ये चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बारे में, दोनों को लड़ाई के भी, और जो बात थी उसको क्या बोली जाती है? सैंड्रोकोटस ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर के महान भेंट का उल्लेख किया था, जो किस तरह से वो महान थे और चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से महान थे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, 35 नंबर क्वेश्चन दी गई है क्या, जो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस के भी में भी पूछा हुआ है। यूपीपीसीएस मेंस में पूछी हुई है, स्पेशल मेंस में भी पूछी है 2008 में, और 48वीं या 52वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2008 में ये भी पूछ चुकी है। ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है, तो जिसके लिए नहीं आता है उसके लिए हार्ड भी है। तो क्वेश्चन एक्चुअली हार्ड होती नहीं है, वो जो स्टूडेंट किस तरह से पढ़ता है इसके ऊपर डिपेंडेबल होती है। तो क्वेश्चन का इसका राइट आंसर होता है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़े थे। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। इसके बारे में थोड़ा सा तथ्य जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, लेकिन इसका तथ्य देखते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों, जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई था, का उद्चयन किया, किंतु उन्होंने लेखा को देवानाम्पिक की पहचान सिहल के राजा तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः वर्ष 1915 में मास्की, जो कर्नाटक में है, से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ा गया है। अशोक नाम जो है, इन्होंने जितना भी शिलालेख लिखवाए हैं, इसमें अशोक नाम अगर कर्नाटक के अभिलेख से ही मिल रही है, जिनका नाम अशोक के राजा नहीं करवाई थी। न तो इसको कहीं को अगर कोई ऐसा है नहीं जो अपना नाम को अशोक ने प्रचलित करने के लिए कहीं लिखवाए थे, चाहे कुछ ऐसा उनको साक्ष्य है नहीं जो अशोक ने ही करवाए थे। लेकिन जेम्स प्रिंसेप नामक वैज्ञानिक बोलिए या अंग्रेज विद्वान ने कहिए, दोनों ने अशोक के लेखों को ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन या उद्भव किए थे, वो पढ़ करके। अगला नंबर क्वेश्चन में देखता हूँ 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। ये 2005 में पूछी हुई क्वेश्चन है बीपीएससी। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का समकालीन शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का समकालीन शासक कौन था? तो मेगास्थनीज था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरक्यास, आनेसिक्रियस और अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिसके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देने के लिए थे। देते हुए वो अभी कुछ चर्चा किए थे जो इंडिका नामक पुस्तक में लिखी थी।
विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसका पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत था। मौर्य इतिहास का प्रमुख अगर स्रोत कहीं से मिलती है तो इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है। इसे सिंपल सी जानिए। और ये इंडिका नामक पुस्तक से, ये अंग्रेज था और इसको मेगास्थनीज नामक पुस्तक, इंडिका नामक पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। 37 नंबर क्वेश्चन को क्या तथ्य है? 37 नंबर क्वेश्चन कहने का तात्पर्य ये है, 37 नंबर क्वेश्चन, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन है बताइए। 48वीं में पूछी, 56वीं और 59 दोनों में पूछ डाली है। दोनों एक ही क्वेश्चन है। मेगास्थनीज ने लिखी थी, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज ने लिखा था। दोनों तो एक ही तथ्य है। इसको थोड़ा पढ़ देता हूँ, इसमें कुछ और विस्तार से लिखा हूँ। मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होती है। जिस समय मौर्य काल था तो उसमें 30 समिति थी जो 6-6 अथी में 5-5 सदस्यों में बांटा हुआ था। इसकी कुल समितियों की संख्या 6 होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करता था। समिति के कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर मूल का समिति का कार्य बिक्री का वसूल करना था और बिक्री कर मूल्यों का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। अतः इसका जो आंसर होगा, जो राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी होगी, जो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और इससे एक क्वेश्चन और तैयार हो सकता है, जो मौर्य काल में जो समितियों की संख्या कुल थी तो वो 6 थी और टोटल जो सदस्य थे जो 5-5 सदस्य में विभक्त हुआ करते थे और टोटल सदस्यों की संख्या अगर हुआ करता था तो 30 हुआ करती थी। अभी देखिए जो उस समय में ही कितना मौर्य काल विकसित थे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो मेगास्थनीज होगी। अगली नंबर क्वेश्चन दी गई है 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन में कही गई है, 38 नंबर क्वेश्चन में कही गई है क्या? मेगास्थनीज दूत था। देखिए एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन के कैसे पूछ रहा है। तो ये सेल्यूकस निकेटर का मेगास्थनीज क्या था? तो दूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का क्या था? सेनापति था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था। यूनानी राजदूत था ये। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने इंडिका नामक पुस्तक में लिख डाली। इंडिका नामक पुस्तक में अगर लिखने की कार्य की थी तो जितना चीज़ वो देखी थी उसी को वो लिख डाली थी मेगास्थनीज ने। 39 नंबर क्वेश्चन में है, अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ जो अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। जो बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में कर डाली थी। यहाँ से शुंग वंश स्टार्ट होती है। आगे की ओर देखता हूँ 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रही है। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछने की तात्पर्य जिसमें है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है हमसे? किसी अभिलेख, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है? किसी अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णित है। प्रथम का विभिन्न वर्णित है तो जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें है? जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन का वर्णन अच्छी तरह से मिलती है, जो जूनागढ़ अभिलेख है। इसको बारे में जो जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, ठीक ना। इसके से और कुछ साक्ष्य मिल सकता है। इसको मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार दोहराता हूँ। जो रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख कहीं से अगर मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ से मिलती है। कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ से। गुजरात के, इसको अगला स्लाइड को पढ़ता हूँ। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन जो 130 से 150 ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है।
यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14वें प्रत्यापगुणों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खोदे गए हैं। देखिए स्कंदगुप्त के भी यहाँ पे मिली है और इसको में अशोक के भी मिले हैं। किसको मिली है? अशोक को भी मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिल सकता है। जो जूनागढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, गुजरात के जूनागढ़ की, यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वैशावली, विजयो, शासक, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। अब तक के जितना भी प्राचीन अभिलेख मिले हैं उसमें संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। सर्वाधिक अगर कोई पुराना अभिलेख मिला है तो जूनागढ़ के अभिलेख मिली है, जिसमें अशोक के भी चर्चा है। इनमें स्कंदगुप्त जी गुप्त वंश के शासक था स्कंदगुप्त, इसका भी 2 अभिलेख मिली है। और अशोक का 14वां अभिलेख की चर्चा मिलती है किसमें? तो जूनागढ़ अभिलेख में। यहाँ से 5-6 को फैक्ट आपको तैयार हुआ करता होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति किसका भारी झुकाव था, इसके बारे में देखते हैं हम। दशरथ रथ का, तो जैन धर्म में इसको नहीं था। बृहद रथ ये बौद्ध धर्म से था, जैन धर्म में नहीं था। और खारवेल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होनी चाहिए, जो खारवेल होगी, और सी भी है इसका राइट आंसर। इसका कुछ स्लाइड पढ़ता हूँ। कलिंग का चेंदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। महानतम सम्राटों में से एक था, उसका नाम क्या था? खारवेल था। ओडिशा, जो अभी ओडिशा, पहले ओडिशा हुआ करती थी, अभी उड़ीसा है, प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयनगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से इसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। हाथी गुफा अभिलेख में से हमें पता चलती है, हाथी गुफा अभिलेख में से हमें पता चलती है जो खारवेल का एक शासक था, खारवेल, जो जैन धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव था। और हम कह सकते हैं जो हाथी गुफा अभिलेख भी वहाँ से मिली है, जो उदयनगिरी पहाड़ी के हाथी गुफा से मिली है। और उड़ीसा से लगभग भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित है। 3 मील की दूरी पर स्थित है क्या चीज़? तो हाथी गुफा अभिलेख, सिंपल सी बात मानिए। और ये जैन धर्म से की ओर ज़्यादा झुकाव की हुई है। अगला नंबर क्वेश्चन में है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? अगली नंबर क्वेश्चन में पूछ रही है हमसे, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। कलिंग जो है नरेश, जो खारवेल का, कलिंग का राजा कोई था उसे खारवेल कहा जाता है, जो अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन में आपको डिटेल बताए हैं। जो हाथी गुफा अभिलेख से उनको एक स्लाइड मिली है, उस स्लाइड से हमें पता चलती है जो इनको जैन धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव थी। तो ए में क्या है? इसका राइट आंसर एक्चुअली में होना चाहिए जो सातवाहन वंश से है। किससे है संबंध? सातवाहन वंश से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। इससे कुछ और स्लाइड आगे बढ़ता हूँ, इससे और कुछ क्वेश्चन निकालने की कोशिश करता हूँ। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। कलिंग का चेदी राजवंश का संस्थापक, ये क्वेश्चन फिर से आप देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछने की फिर से संभावना है। जो चेदी वंश का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन अभी तक पूछी नहीं है, लेकिन पूछने का हमें उम्मीद है कि ये एग्जामिनर के ऊपर ध्यान अगर जाएगा तो जरूर पूछेगा। चेदी राजवंश का संस्थापक कोई अगर था तो महामेहर वाहन था नामक व्यक्ति था। कौन था? महामेहरवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा था। महामेघवाहन वंश भी पड़ा था। इस
वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ, जो खारवेल के इतिहास अध्याय का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। जस्ट सभी क्वेश्चन मैं इससे ऊपर में मैं तैयार कर चुका हूँ, उसी में मैं बता दिया हूँ। जो एक हाथी गुफा अभिलेख से ही पता चलता है, जो ये एक अच्छी शासक थी और बहुत ही अच्छी तरह से चलाई थी ये शासक, जिन्हें खारवेल कहा जाता है। खारवेल को किससे संबंध है, तो किस वंश से है, तो सातवाहन वंश से संबंधित है। 43 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से देखता हूँ। 43 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी क्या, ये तो एसएससी, रेलवे, बैंक, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछी हुई है। जो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन, जिसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्या चीज़, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्या चीज़, जो नेपोलियन, जो प्राचीन भारत का नेपोलियन कही जाती है तो समुद्रगुप्त के। 56वीं बीपीएससी, 59वीं बीपीएससी और आगे पूछने की संभावना हमें है। एक सेकंड जरा पानी पीते हैं। इसका थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो समुद्रगुप्त होगी। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। यहाँ से क्वेश्चन तैयार होने की बहुत संभावना है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। मैं इसको आपको स्लाइड को मैं घेर रहा हूँ, इसको एक बार फिर से मैं पढ़ के बताता हूँ। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय का मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग परिस्थिति में मिलता है। इससे इसके लेखन हरिसेन भी था। इसका लेखक कौन था, हरिसेन भी था। और इससे सबसे बड़ी कोई इम्पोर्टेंट अगर बात हो सकती है तो इसमें अगर स्मिथ ने अपनी रचना किसमें किया था, तो स्मिथ ने ही बताई थी, जो नेपोलियन से तुलना की थी। किसने, स्मिथ ने। किस पुस्तक में अगर चर्चा की है तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में समुद्रगुप्त की वीरता की चर्चा की है, जो किसने किया था, विसेंट स्मिथ ने किया था। विसेंट स्मिथ ने की थी। अगले नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ। 44 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रही है। 44 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रही है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किया था तो स्कंदगुप्त था। किसने, स्कंदगुप्त ने ही हुनों को पराजित किया था। हुनों को पराजित किसने किया था, तो स्कंदगुप्त ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। स्कंदगुप्त के बारे में एक बार और फिर से चर्चा करता हूँ। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 445 ईसा पूर्व में हुआ था और स्कंदगुप्त के हाथों से बुरी तरह परास्त हुआ था। किसने हुआ था, तो गुप्त शासन हुनों को पराजित किया था तो स्कंदगुप्त ने। तो हुनों की पराजित करने वाला शासक कोई था, तो स्कंदगुप्त ने था, पराजित किया था। और यूएस राय के अनुसार इस हुनों आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। किसने था, खुशनेवाज था। आक्रमण एक धावा मात्र रहा था और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसके गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम की ओर क्षेत्र में पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। 5वीं और शताब्दी में और 6ठी शताब्दी में हुनों ने उत्तर पश्चिमी की ओर कब्जा किया था। उत्तर पश्चिमी की ओर हुनों ने कब्जा की थी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। 455 ईसा पूर्व में शासन स्कंदगुप्त ने हुनों को परास्त किया था। अगली नंबर क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। 55 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है। 55 नंबर क्वेश्चन में है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो दो बीएससी पूछ लिया है क्वेश्चन, इसको आप जरूर देखिएगा। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो अपरहत कहा जाता है बिना जोती हुई जंगली भूमि को, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। इसका देखता है, बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अपरहत भूमि कहलाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद मतलब टर्म है। क्या है? टर्म है, उसी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होनी चाहिए और ए भी है। और आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आज का ये 15 को क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ। अभी हिस्ट्री के ला रहा हूँ। हिस्ट्री जब तीनों हिस्ट्री ख़त्म करूँगा, एनिशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री अगर कोई ख़त्म होती है उसके बाद मैं जस्ट पॉलिटी के लाऊंगा। इसके बाद मैं पॉलिटी लाऊंगा, उसके बाद मैं ज्योग्राफी लाऊंगा, जो जिससे कि सोर्स पूछता है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है बीपीएससी, उसी को पहले ज़्यादा करवाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।